नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सरिता में प्रकाशित वीरेंद्र सिंह जी द्वारा लिखित एक कहानी अर्पण सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इस कहानी को आरंभ करूँ इससे पहले आप सबसे ये फिर से निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी अर्पण। आदम का आईने के सामने खड़ी अदिति खुद के ही प्रतिबिंब को मुग्ध भाव से निहार रही थी। उसने कान में पहने डायमंड के ईयरिंग को उंगली से हिलाकर देखा। खिड़की से आ रही 7:30 की धूप ईयरिंग से रिफ्लेक्ट होकर उसके गाल पर पड़ रही थी, जिससे वहां इंद्रधनुष चमक रहा था। अदिति ने आईने में दिखाई देने वाले अपने प्रतिबिंब पर स्नेह से हाथ फेरा। फिर वो अचानक शर्मा सी गई। इसी के साथ वो बड़बड़ाई, वाओ, आज तो हिमांशु मुझे ज़रूर कॉम्प्लीमेंट देगा। फिर उसके मन में आया, यदि ये बात माँ सुन लेती तो कहती, हिमांशु कहती है वो तेरा प्रोफेसर है। सो वॉट। अदिति ने कंधे उचकाए और आईने में स्वयं को देखकर एक बार फिर मुस्कुराई। अदिति शायद कुछ देर तक स्वयं को इसी तरह आईने में देखती रहती, लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अदिति, खाना तैयार है। आई मम्मी। अदिति बाल ठीक करते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ भागी। अदिति का ये लगभग रोज का कार्यक्रम था। प्रोफेसर साहब के यहाँ जाने से पहले आईने के सामने ही वो अपना अधिक से अधिक समय स्वयं को निहारते हुए बिताती थी। शायद आईने को वो सब अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो भी अदिति को थोड़ी देर बांधे रखना चाहता था। इसीलिए तो उसका इतना सुंदर प्रतिबिंब दिखाता था कि अदिति स्वयं पर ही मुग्ध होकर निहारती रहती। आईना ही क्यों, अदिति को तो जो भी देखता देखता ही रह जाता। वो थी ही इतनी सुंदर, छरहरी गोरी काया, मछली जैसी काली आंखें, घने काले रेशम जैसे बाल। वो हंसती तो सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए गालों में गड्ढे भी पड़ जाते। अदिति की मम्मी उससे अक्सर कहती थी, तू एकदम अपने पापा जैसी लगती है, एकदम उनकी कार्बन कॉपी। इतना कहते कहते अदिति की मम्मी की आंखें भर आती और वे दीवार पर लटक रही अदिति के पापा की तस्वीर को देखने लगती। अदिति जब 2.5 साल की थी तभी उसके पापा का देहांत हो गया था। अदिति को तो अपने पापा का चेहरा भी ठीक से याद नहीं था। उसकी मम्मी जिस स्कूल में नौकरी करती थी उसी स्कूल में अदिति की पढ़ाई हुई थी। अदिति स्कूल की ड्राइंग बुक में जब भी अपने परिवार का चित्र बनाती उसमें नाना नानी और मम्मी के साथ वो स्वयं होती थी। अदिति के लिए उसका इतना ही परिवार था। अदिति के लिए पापा घर की दीवार पर लटकती तस्वीर से अधिक कुछ नहीं थे। कभी मम्मी की वो आंखों से बहते आंसुओं में पापा की छवि महसूस करती तो कभी एल्बम की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में वो स्वयं को जिस पुरुष की गोद में पाती वो ही तो उसके पापा थे। अदिति की क्लासमेट अक्सर अपने पापा के बारे में बातें करती। टेलीविज़न के विज्ञापनों में पापा के बारे में देखकर अदिति शुरू में कच्ची उम्र में पापा को मिस करती थी, परंतु धीरे धीरे उसने मान लिया कि उसके घर में 2 स्त्रियां, वो और उसकी मम्मी रहती हैं और आगे भी वही दोनों रहेंगी। बिना बाप की छत्र छाया में पली बढ़ी अदिति कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करके कब कमाने लगी उसे पता ही नहीं चला। वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ रही थी, तभी वो अपने एक प्रोफेसर हिमांशु के यहाँ पार्ट टाइम नौकरी करने लगी थी। डॉक्टर हिमांशु जाने माने साहित्यकार थे, यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अदिति इकोनॉमिक्स को लेकर बीए करना चाहती थी, परंतु डॉक्टर हिमांशु का लेक्चर सुनने के बाद उसने हिंदी को अपना मुख्य विषय चुना था। डॉक्टर हिमांशु अदिति में व्यक्तिगत रुचि लेने लगे थे। उसे नई नई पुस्तकें सजेस्ट करते, किसी पत्रिका में कुछ छपा होता तो पेज नंबर सहित रेफरेंस देते। यूनिवर्सिटी की ओर से प्रमोट करके 2 सेमिनारों में भी अदिति को भेजा। अदिति डॉक्टर हिमांशु की हर परीक्षा में प्रथम आने के लिए कटिबद्ध रहती। इसीलिए वे अदिति से हमेशा कहते थे कि वे उसमें बहुत कुछ देख रहे हैं, वो जीवन में ज़रूर कुछ बनेगी। वे जब भी अदिति से ये कहते तो कुछ बनने की लालसा अदिति में जोर मारने लगती। उन्होंने अदिति को अपनी लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी दे रखी थी। वे जाने माने नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनकी हिंदी की तमाम पुस्तकें
पाठ्यक्रम में लगी हुई थीं। उनका लेक्चर सुनने और उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी रहती थी। नवोदित लेखकों से लेकर नाट्य जगत, साहित्य जगत और फिल्मी दुनिया के लोग भी उनसे मिलने आते थे। अदिति यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हिमांशु को मात्र अपने प्रोफेसर के रूप में जानती थी। वे पूरे क्लास को मंत्र मुग्ध कर देते हैं, ये भी उसे पता था। उसी क्लास में अदिति भी तो थी। अदिति उनकी क्लास कभी नहीं छोड़ती थी। पहली बेंच पर बैठकर उन्हें सुनना अदिति को बहुत अच्छा लगता था। लंबे, स्मार्ट, सुदृढ़ शरीर वाले डॉक्टर हिमांशु की आंखों में एक अजीब सा तेज था। सामान्य रूप से हल्के रंग की शर्ट और ब्लू डेनिम पहनने वाले डॉक्टर हिमांशु पढ़ने के लिए सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहनते तो अदिति मुग्ध होकर उन्हें देखती ही रह जाती। जब वे अदिति के नोट्स या पेपर्स की तारीफ करते तो उस दिन तो अदिति हवा में उड़ने लगती। फाइनल ईयर में जब डॉक्टर हिमांशु की क्लास खत्म होने वाली थी तो एक दिन उन्होंने मिलने के लिए उसे डिपार्टमेंट में बुलाया। अदिति उनके कक्ष में पहुंची तो उन्होंने कहा, अदिति, मैं देख रहा हूं कि इधर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा। तुम अक्सर मेरी क्लास में नहीं रहती हो। पहले 2 सालों में तुम फर्स्ट आई हो। यदि तुम्हारा यही हाल रहा तो इस साल तुम पिछले दोनों सालों की मेहनत पर पानी फेर दोगी। अदिति कोई भी जवाब देने के बजाय रो पड़ी। डॉक्टर हिमांशु अपनी कुर्सी से उठकर अदिति के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपना हाथ अदिति के कंधे पर रख दिया। उनके हाथ रखते ही अदिति को लगा जैसे वो हिमाच्छादित शिखर के सामने खड़ी है। उसके कानों में घंटियों की मधुर आवाज गूंजने लगी थी। तुम्हें किसी से प्रेम हो गया है क्या? उन्होंने पूछा। अदिति ने रोते रोते गर्दन हिलाकर साफ इनकार कर दिया। तो फिर? सर, मैं नौकरी करती हूँ, इसलिए पढ़ने के लिए समय कम मिलता है। क्यों? डॉक्टर हिमांशु ने आश्चर्य से कहा। शायद तुम्हें शिक्षा के महत्व का पता नहीं है। शिक्षा केवल कमाई का साधन ही नहीं है। शिक्षा संस्कार, जीवन शैली और हमारी परंपरा है। कमाने के चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई है। इस तरह मैंने तमाम विद्यार्थियों की जिंदगी बर्बाद होते देखी है। सर, अदिति ने हिचकी लेते हुए कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए तो नौकरी करती हूँ। उन्होंने आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, अदिति के सिर पर हाथ रख कर कहा। इट्स ओके सर। क्या काम करती हो? एक वकील के ऑफिस में मैं टाइपिस्ट हूँ। मैं नई किताब लिख रहा हूँ। मेरी रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करोगी? अदिति ने आंसू पोंछते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। उस दिन से अदिति डॉक्टर हिमांशु की रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करने लगी। इस बात को आज 2 साल हो गए हैं। अदिति ग्रेजुएट हो गई है। वो फर्स्ट क्लास आई थी यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर हिमांशु एक किताब खत्म होते ही अगली पर काम शुरू कर देते। इस तरह अदिति का काम चलता रहा। अदिति ने एमए में एडमिशन ले लिया था। अक्सर उससे कहते, अदिति, तुम्हें पीएचडी करनी है। मैं तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखना चाहता हूँ। फिर तो कभी कभी अदिति बैठी पढ़ रही होती तो कागज़ पर प्रोफेसर के साथ अपना नाम जोड़कर लिखती, फिर शर्माकर उस कागज़ पर इतनी लाइनें खींचती कि वो नाम पढ़ने में ही ना आता। परंतु बार बार कागज़ पर लिखने की वजह से ये नाम अदिति के हृदय में इस तरह रच बस गया कि वो एक भी दिन उनको न देखती तो उसका समय काटना मुश्किल हो जाता। पिछले 2 सालों में अदिति प्रोफेसर के घर का एक हिस्सा बन गई थी। सुबह घंटे 1.5 घंटे उनके घर काम करके वो साथ में यूनिवर्सिटी जाती, फिर 5 बजे साथ ही उनके घर आती तो उसे अपने घर जाने में अक्सर रात के 8 बज जाते, कभी कभी तो 10 भी बज जाते। डॉक्टर हिमांशु मूड के हिसाब से काम करते थे। अदिति को भी कभी घर जाने की जल्दी नहीं होती। वो तो उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताने का बहाना ढूंढती रहती थी। इन 2 सालों में अदिति ने देखा था कि प्रोफेसर को जानने वाले तमाम लोग थे। उनसे मिलने भी तमाम लोग आते थे। अपना काम कराने और सलाह लेने वालों की भी कमी नहीं थी। फिर भी वो एकदम अकेले थे। घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर, यही उनकी दिनचर्या थी। वे कहीं बाहर आना जाना या किसी गोष्ठी में भाग लेना भी पसंद नहीं करते थे। बड़ी मजबूरी में ही वे किसी समारोह में भाग लेने जाते। अदिति को ये सब बड़ा आश्चर्यजनक लगता था। वे पढ़ाई के अलावा किसी से भी कोई फालतू बात नहीं करते थे। अदिति उनके साथ लगभग रोज ही गाड़ी में आती जाती।
परंतु इस आने जाने में शायद ही कभी उन्होंने उससे कुछ कहा हो। दिन के इतने घंटे साथ बिताने के बावजूद उन्होंने काम के अलावा कोई भी बात अदिति से नहीं की थी। अदिति कुछ कहती तो वे चुपचाप सुन लेते, मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर उसे ये आभास करा देते कि उन्होंने उसकी बात सुन ली है। किसी बड़े समारोह या कहीं से डॉक्टर हिमांशु वापस आते तो अदिति बड़े ही अहोभाव से उन्हें देखती रहती। उनकी शॉल ठीक करने के बहाने, फूल या किताब लेने के बहाने अदिति उन्हें स्पर्श भी कर लेती। टेबल के सामने डॉक्टर हिमांशु बैठकर लिख रहे होते तो अदिति उनके पैर पर अपना पैर स्पर्श कराकर संवेदना जगाने का प्रयास करती। वे उसकी नज़रों और हाव भाव से उसके मन की बात तो जान गए थे, फिर भी उन्होंने अदिति से कुछ नहीं कहा। अब तक अदिति का एमए हो गया था। डॉक्टर हिमांशु के अंडर में ही वो रिसर्च कर रही थी। उसकी थीसिस भी अलग से तैयार ही थी। अदिति को आभास हो गया था कि डॉक्टर हिमांशु उसके मन की बात जान गए हैं, फिर भी वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। उनके प्रति अदिति का आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। आईने के सामने खड़ी स्वयं को निहार रही अदिति ने तय कर लिया था कि आज वो डॉक्टर हिमांशु से अपने मन की बात अवश्य कह देगी। फिर वो मन ही मन बड़बड़ाई, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। इसी निश्चय के साथ अदिति डॉक्टर हिमांशु के घर पहुंची। वे लाइब्रेरी में बैठे थे। अदिति उनके सामने रखे रैक से टिककर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू बरसने की तैयारी में थे। उन्होंने अदिति की ओर देखते ही कहा, अदिति, बुरा मत मानना, डिपार्टमेंट में प्रवक्ता की जगह खाली है, सरकारी नौकरी है। मैंने कमेटी के सभी सदस्यों से बात कर ली है। तुम अपनी तैयारी कर लो, तुम्हारा इंटरव्यू फॉर्मल ही होगा। परंतु मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। अदिति ने ये बात थोड़ी ऊंची आवाज में कही। आंखों के आंसू गालों पर पहुंचने के लिए पलकों पर लटक गए थे। डॉक्टर हिमांशु ने मुंह फेर कर कहा, अदिति, अब तुम्हारे लिए यहाँ काम नहीं है। सचमुच? अदिति ने उनके एकदम नज़दीक जाकर पूछा। हाँ, सचमुच। अदिति की ओर देखे बगैर बड़ी ही मृदु और धीमी आवाज़ में डॉक्टर हिमांशु ने कहा, अदिति, वहाँ वेतन बहुत अच्छा मिलेगा। मैं वेतन के लिए नौकरी नहीं करती। अदिति और भी ऊंची आवाज़ में बोली, सर, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। वे कुछ कहते उसके पहले ही अदिति उनके एकदम करीब पहुंच गई। दोनों के बीच अब नाम मात्र की दूरी रह गई थी। उसने डॉक्टर हिमांशु की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, मैं जानती हूँ आप सब कुछ जानते समझते हैं, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। अदिति के आंखों से आंसू निकलकर कपोलों को भिगोते हुए नीचे तक बह गए थे। वो कांपते स्वर में बोली, आपके यहाँ काम नहीं है। इस अधूरी पुस्तक को कौन पूरी करेगा, ज़रा बताइए तो। चार्ली चैपलिन की आत्मकथा कहाँ रखी है? बायर की कविताएं कहाँ हैं? विष्णु प्रभाकर या अमरकांत की नई किताबें कहाँ रखी हैं? डॉक्टर हिमांशु चुपचाप अदिति की बातें सुन रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ बढ़ाकर अदिति के गालों के आंसू पोंछे और एक लंबी सांस लेकर कहा, तुम्हारे आने के पहले मैं किताबें ही खोज रहा था। तुम नहीं रहोगी तो भी मैं किताबें ढूंढ ही लूँगा। अदिति को लगा कि उनकी आवाज़ ये कहने में कांप रही थी। डॉक्टर हिमांशु ने आगे कहा, इंसान पूरी जिंदगी ढूंढता रहे तो भी शायद उसे ना मिले, और यदि मिले भी तो इंसान ढूंढता रहे, उसे फिर भी प्राप्त ना हो सके। ऐसा भी हो सकता है जो अपना हो उसका तिरस्कार करके। इतना कहकर अदिति 2 कदम पीछे हटी और अपने चेहरे को दोनों हाथों में छिपाकर रोने लगी। फिर लगभग चीखते हुए बोली, क्यों? डॉक्टर हिमांशु ने अदिति को थोड़ी देर तक रोने दिया। फिर उसके नज़दीक जाकर कॉलेज में पहली बार जिस सहानुभूति से उसके कंधे पर हाथ रखा था, उसी तरह उसके कंधे पर हाथ रखा। अदिति को फिर एक बार लगा कि हिमालय के शिखरों की ठंडक उसके सीने में समा गई है। कानों में मधुर घंटियां बजने लगीं। उसने स्नेहिल नज़रों से डॉक्टर हिमांशु को देखा, फिर आगे बढ़कर अपनी दोनों हथेलियों में उनके चेहरे को भरकर चूम लिया। फिर वो उनसे लिपट गई। वो इंतज़ार करती रही कि डॉक्टर हिमांशु की बाहें उसके इर्द गिर्द लिपटेंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ।
वे चुपचाप बिना किसी प्रतिभाव के आंखें फाड़े उसे ताक रहे थे। उनका चेहरा शांत, स्थित प्रज्ञ और निर्विकार था। आप मुझसे प्यार नहीं करते? डॉक्टर हिमांशु उसे देखते रहे। मैं आपके लायक नहीं हूं। डॉक्टर हिमांशु के होंठ कांपे, किंतु शब्द नहीं निकले। मैं अंतिम बार पूछती हूं। अदिति की आवाज के साथ उसका शरीर भी कांप रहा था। स्त्री होकर स्वयं को समर्पित कर देने के बाद भी पुरुष के इस तिरस्कार ने उसके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया था। आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। एक लंबी सांस लेकर वो बोली, मैं पूछती हूँ, आप मुझे प्यार करते हैं या नहीं? या फिर मैं आपके लिए केवल एक तेजस्विनी विद्यार्थिनी से अधिक कुछ नहीं हूँ? फिर डॉक्टर हिमांशु का कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए बोली, सर, मुझे अपनी बातों का जवाब चाहिए। डॉक्टर हिमांशु उसी तरह जड़ बने खड़े थे। अदिति ने लगभग धक्का मारकर उन्हें छोड़ दिया। रोते हुए वो उन्हें अपलक ताक रही थी। उसने दोनों हाथों से आंसू पोंछे। पल भर में ही उसका हाव भाव बदल गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में घायल बाघिन का जुनून आ गया था। उसने चीखते हुए कहा, मुझे इस बात का हमेशा पश्चाताप रहेगा कि मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया जिसमें प्यार को स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं है। मैं तो समझती थी कि आप मेरे आदर्श हैं, सामर्थ्यवान हैं, परंतु आप में एक स्त्री को सम्मान के साथ स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं। जीवन में यदि कभी समझ में आए कि मैंने आपको क्या दिया है तो उसे स्वीकार कर लेना, जिस तरह हो सके उस तरह। आज के आपके तिरस्कार ने मुझे छिन्न भिन्न कर दिया है। जो टीस आपने मुझे दी है, हो सके तो उसे दूर कर देना, क्योंकि इस टीस के साथ जिया नहीं जा सकता। इतना कहकर अदिति तेजी से पलटी और बाहर निकल गई। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। फिर भी उसने उसी कॉलेज में आवेदन कर दिया जिसमें डॉक्टर हिमांशु ने नौकरी की बात कर रखी थी। 2-3 माह में वो कॉलेज भी जाने लगी, पर डॉक्टर हिमांशु से कोई संपर्क नहीं किया। कुछ दिन बाद अदिति अखबार पढ़ रही थी तो अखबार में छपी एक सूचना पर उसकी नज़र अटक गई। सूचना थी, प्रसिद्ध साहित्यकार, यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर हिमांशु की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई है। उनका। अदिति ने इतना पढ़कर पन्ना पलट दिया। रोने का मन तो हुआ, लेकिन जी कड़ा करके उसे रोक दिया। अगले दिन अखबार में डॉक्टर हिमांशु के बारे में 2-4 लेख छपे थे। अदिति ने उन्हें पढ़े बगैर ही उस पन्ने को पलट दिया था। इसके 4 दिन बाद ऑफिस में अदिति को पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से ब्राउन पेपर में लिपटा एक पार्सल मिला। भेजने वाले का नाम उस पर नहीं था। अदिति ने जल्दी जल्दी उस पैकेट को खोला। उस पैकेट में वही पुस्तक थी जिसे वो अधूरी छोड़ आई थी। अदिति ने प्यार से उस पुस्तक पर हाथ फेरा। लेखक का नाम पढ़ा। उसने पहला पन्ना खोला। किताब के नाम आदि की जानकारी थी। दूसरा पन्ना खोला। लिखा था, अर्पण, मेरे जीवन की एकमात्र स्त्री को जिसे मैंने हृदय से चाहा, फिर भी उसे कुछ दे न सका। यदि वो मेरी एक पल की कमज़ोरी को माफ़ कर सके तो इस पुस्तक को अवश्य स्वीकार ले। उस किताब को सीने से लगाने के साथ ही अदिति एकदम से फपक फपक कर रो पड़ी। पूरा ऑफिस एकदम से चौंक पड़ा। सभी उठकर उसके पास आ गए। हर कोई एक ही बात पूछ रहा था, क्या हुआ अदिति, क्या हुआ? रोते हुए अदिति मात्र गर्दन हिला रही थी। उसे खुद ही नहीं पता था कि उसे हुआ क्या है। तो अभी आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह जी द्वारा लिखी ये कहानी अर्पण। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। दूसरी कहानी के साथ बहुत जल्द आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।